आज की कहानी का शीर्षक है हेल्महोल्ट्ज़। 31 अगस्त 1821 की सुबह जर्मनी की राजधानी बर्लिन की गलियों में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। उसी दिन एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर विज्ञान के लगभग हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय देगा। उस बालक का नाम था हर्मन लुडविग फर्डिनांड फॉन हेल्महोल्ट्ज़। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा एक दिन भौतिकी, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, गणित और मनोविज्ञान सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी योगदान देगा। हर्मन के पिता फर्डिनांड हेल्महोल्ट्ज़ एक विद्यालय में अध्यापक थे। वे दर्शन शास्त्र और साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। उनकी माता कैरोलीन पेन एक शिक्षित एवं संस्कारी महिला थी। हर्मन की प्रारंभिक शिक्षा घर और स्थानीय विद्यालय में हुई। वे गणित में बहुत अच्छे थे, साथ ही उन्हें चित्र बनाना और यांत्रिक उपकरणों को खोलकर समझना भी पसंद था। उनके पिता चाहते थे कि वे विश्वविद्यालय में भौतिकी पढ़ें, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि महंगी विश्वविद्यालय शिक्षा का खर्च उठा सके। 1842 में उन्होंने रॉयल फ्रेडरिक विलियम मेडिकल सर्जिकल इंस्टीट्यूट, बर्लिन में चिकित्सा की पढ़ाई शुरू की। ये संस्थान सेना के डॉक्टर तैयार करता था। यहाँ पढ़ाई के बदले छात्रों को बाद में कुछ वर्षों तक सेना में चिकित्सक के रूप में सेवा देनी पड़ती थी। यही हर्मन की मुलाकात प्रसिद्ध शरीर वैज्ञानिक जोहान्स पीटर म्यूलर से हुई। म्यूलर उस समय यूरोप के सबसे प्रसिद्ध शरीर वैज्ञानिकों में गिने जाते थे। उन्होंने हर्मन की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रयोगात्मक अनुसंधान के लिए प्रेरित किया। चिकित्सा पढ़ते समय हर्मन केवल रोगों का इलाज सीखकर संतुष्ट नहीं थे। वे जानना चाहते थे, मांसपेशियां कैसे सिकुड़ती हैं, नसों में संदेश कैसे पहुंचता है, आंखें कैसे देखती हैं, कान ध्वनि कैसे सुनते हैं, ऊर्जा कहाँ से आती है। इन प्रश्नों ने उनके भीतर वैज्ञानिक बनने की इच्छा और मजबूत कर दी। 1843 में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रशियन सेना में डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। दिन में वे सैनिकों का इलाज करते और रात में प्रयोगशाला में वैज्ञानिक प्रयोग करते। उनके पास आधुनिक उपकरण नहीं थे। कई उपकरण उन्होंने स्वयं बनाए। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। संसाधन कम होने पर भी उन्होंने शोध नहीं छोड़ा। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों के बीच एक बड़ा प्रश्न था, क्या ऊर्जा बनाई जा सकती है? कुछ लोग मानते थे कि जीवित शरीर में कोई रहस्यमयी वाइटल फोर्स होती है जो ऊर्जा उत्पन्न करती है। हर्मन इस विचार से सहमत नहीं थे। उन्होंने अनेक प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाला, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। 1847 में उन्होंने अपना प्रसिद्ध शोधपत्र प्रकाशित किया, ऑन द कंजर्वेशन ऑफ फोर्स। यही आगे चलकर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाया। उस समय अधिकांश वैज्ञानिक मानते थे कि नसों में संदेश तुरंत पहुंच जाता है। हर्मन ने इस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने मेढक की नसों पर प्रयोग किए। उन्होंने पहली बार मापा कि तंत्रिका संकेत सीमित गति से चलते हैं। उन्होंने पाया कि नसों में संदेश लगभग 25-30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। इस खोज ने आधुनिक न्यूरोसाइंस की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर्मन केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसने आंखों के अंदर देखने का तरीका बदल दिया। यह उपकरण था ऑफ्थाल्मोस्कोप। इसकी सहायता से डॉक्टर पहली बार जीवित व्यक्ति की आंख के भीतर रेटिना को स्पष्ट रूप से देख सके। आज भी आधुनिक नेत्र चिकित्सा में इसी सिद्धांत पर आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण से डॉक्टर रेटिना की जांच, ऑप्टिक तंत्रिका की जांच, मधुमेह से होने वाली आंखों की बीमारी, उच्च रक्तचाप के प्रभाव, अन्य नेत्र रोग का निदान बेहतर ढंग से कर सके। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें विश्वविद्यालयों से निमंत्रण मिलने लगे। उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में शरीर विज्ञान और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और शोध को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हेल्महोल्ट्ज़ को संगीत से भी गहरा लगाव था। वे अक्सर सोचते थे कि जब दो लोग एक ही गीत सुनते हैं तो उनके कान अलग अलग स्वर को कैसे पहचान लेते हैं। उन्होंने वर्षों तक ध्वनि तरंगों पर प्रयोग किए। उन्होंने सिद्ध किया कि कोई भी जटिल ध्वनि अनेक सरल ध्वनियों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक ध्वनि की अपनी आवृत्ति होती है और हमारा कान उन्हें अलग अलग पहचान सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि किसी वाद्य यंत्र की पहचान केवल उसकी मूल ध्वनि से नहीं, बल्कि उसके साथ उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त हार्मोनिक तरंगों से होती है। यही कारण है कि बांसुरी और वायलिन एक ही स्वर बजाने पर भी अलग सुनाई देते हैं।
ध्वनि के अध्ययन के लिए हेल्महोल्ट्ज ने एक विशेष उपकरण बनाया जिसे आज हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर कहा जाता है। यह एक खोखला पात्र होता है जिसके सामने एक छोटा छेद होता है। जब किसी निश्चित आवृत्ति की ध्वनि इस पर पड़ती है तो उसके भीतर की हवा तीव्रता से कंपन करने लगती है। इससे वैज्ञानिक किसी ध्वनि में उपस्थित विशेष आवृत्तियों का पता लगा सकते थे। आज भी इसी सिद्धांत का उपयोग स्पीकर डिजाइन में, कारों के साइलेंसर में, भवनों की ध्वनि व्यवस्था में, संगीत वाद्य यंत्रों के निर्माण में किया जाता है। 1863 में हेल्महोल्ट्ज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द सेंसेशंस ऑफ टोन प्रकाशित की। इस पुस्तक ने संगीत विज्ञान और अकूस्टिक्स को एक नया वैज्ञानिक आधार दिया। संगीतकारों और वैज्ञानिकों दोनों ने इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा की। हेल्महोल्ट्ज ने केवल ध्वनि ही नहीं बल्कि आंखों पर भी गहरा अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि हमारी आंख एक कैमरे की तरह काम करती है। आंख का लेंस अपनी आकृति बदलकर पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करता है। इस प्रक्रिया को अकोमोडेशन कहा जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि हम जो देखते हैं वह केवल आंखों का कार्य नहीं है, मस्तिष्क भी प्राप्त संकेतों की व्याख्या करता है। इसलिए कई बार ऑप्टिकल इल्यूजन्स उत्पन्न होते हैं। हेल्महोल्ट्ज ने अंग्रेज वैज्ञानिक थॉमस यंग के विचारों को आगे बढ़ाते हुए यंग हेल्महोल्ट्ज थियरी ऑफ कलर विजन को विकसित किया। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी आंखों में 3 प्रकार की शंकु कोशिकाएं होती हैं, लाल, हरा, नीला। इन तीनों के विभिन्न संयोजन से हम लाखों रंगों को पहचान पाते हैं। आज आधुनिक डिजिटल स्क्रीन, कैमरे और रंगीन टीवी इसी सिद्धांत पर आधारित RGB प्रणाली का उपयोग करते हैं। हेल्महोल्ट्ज ने अपने जीवन में कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में कार्य किया। उन्होंने क्रमशः कोनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय, बॉन विश्वविद्यालय, हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय और अंत में बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। थर्मोडायनामिक्स में उनका एक और महत्वपूर्ण योगदान था जिसे आज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कहा जाता है। इसका गणितीय रूप है F = UT/S, जहां F = हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, U = आंतरिक ऊर्जा, T = परम ताप, S = एंट्रोपी। हेल्महोल्ट्ज के विचारों से कई महान वैज्ञानिक प्रभावित हुए। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, लुडविग बोल्ट्जमान और बाद में एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने भी उनके कार्यों की सराहना की। ऊर्जा संरक्षण और वैज्ञानिक पद्धति पर उनके विचारों ने आधुनिक भौतिकी की मजबूत नींव रखी। 1847 में हेल्महोल्ट्ज ने ओल्गा वॉन वेल्टेन से विवाह किया। उनके कई बच्चे हुए। 1859 में ओल्गा का निधन हो गया। बाद में उन्होंने आना वॉन मोल से दूसरा विवाह किया। परिवार के साथ रहते हुए भी उन्होंने अपना अधिकांश समय शोध और शिक्षण को समर्पित किया। उन्हें जर्मनी की वैज्ञानिक अकादमियों की सदस्यता मिली। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ने भी उन्हें सम्मानित किया। उन्हें अनेक मानद उपाधियां और पुरस्कार प्रदान किए गए। 1883 में जर्मन सम्राट ने उनकी सेवाओं के सम्मान में उनके नाम के साथ वॉन की उपाधि जोड़ने की अनुमति दी। इसके बाद वे हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज कहलाए। जीवन के अंतिम वर्षों में भी हेल्महोल्ट्ज शोध कार्य करते रहे। बढ़ती आयु और स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद उन्होंने विज्ञान से दूरी नहीं बनाई। 1894 में उन्हें स्ट्रोक आया, जिससे उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। 8 सितंबर 1894 को जर्मनी के शार्लोटेनबुर्ग में 73 वर्ष की आयु में हर्मन हेल्महोल्ट्ज का निधन हो गया।